Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I will be teaching you economics. So आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंडर आता है। तो जैसे कि हमने पहले भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करी थी। अभी जो है आज हम मोनोपोली मार्केट के बारे में बात करेंगे। सो मोनोपोली मार्केट क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या कॉज है उसका, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, सब चीज़ों के बारे में हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पार्ट 2 है जिसमें हम मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे। मोनोपोली क्या होती है, ठीक है। मोनोपोली बेसिकली जो टर्म है, ये इसको अगर हम डिवाइड करें, मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स द फर्म कंट्रोल, ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल फर्म का कंट्रोल होता है। यहाँ पे अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स इसके ये है कि सबसे पहले इसमें जो है सिंगल सेलर होता है, और जो सिंगल सेलर होता है उसको हम मोनोपोलिस्ट भी बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सिंगल सेलर होता है। अगर मोनोपोली के हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जैसे कि रेलवेज हो गया, ठीक है, या हमारी एटॉमिक एनर्जी की जो यूनिट्स हैं उनकी बात करें, दैट इज़ ऑल्सो अ मोनोपोली, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर है और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और उसका जो मोनोपोली पावर है वो किसके पास है, जस्ट गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो वाटर सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जैसे स्टेट बोर्ड्स के अंडर होती है, स्टेट्स के अंडर होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, दीज आर द मोनोपोली थिंग्स, ठीक है। ये जो है मोनोपोली मार्केट में आती है, क्योंकि इसका कंट्रोल किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के पास है। तो ये हमारे केस में, हमारे इंडिया के केस में मोनोपोली इसमें जो है वो पाई जाती है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है, पर अब चलो अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो मोनोपोली है उसमें सिंगल सेलर होता है। जैसे मैंने आगे भी बात करी है कि मोनोपोली मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, पर सेलर जो है वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। और जो एक सेलर होगा वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्राइसेस को एडजस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्म जो है वो प्राइस मेकर है। यहाँ पे जो फर्म या इंडस्ट्री है दैट इज़ अ प्राइस मेकर एंड द मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर पर्सन, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपनी कॉमोडिटी को देना चाह रहा है। अगर वो चाहे तो वो प्राइसेस को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन कि कितनी उसको सप्लाई करनी है, कितना उसको डिमांड रखनी है। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन देम। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे एक यूनिक प्राइस होता है। यूजुअली जो है मोनोपोली में प्राइसेस हाई होते हैं और क्वांटिटी लो होती है। अगर हम और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो जो मोनोपोली है उसमें कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। जो एक फर्म होती है वो सोल प्रोड्यूसर होती है उस गुड का या उस कॉमोडिटी का, तो यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। जो एक फर्म है वो एक प्राइस मेकर होती है, और अगर हम बात करें यहाँ पे फुल कंट्रोल होता है ओवर प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द गुड। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है वो मोनोपोलिस्ट के पास होता है या फर्म के पास होता है। यहाँ पे हम फर्म को इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल फर्म है, ठीक है, और वो सिंगल फर्म जो है वो एक इंडस्ट्री की तरह ही एक्ट करती है। और एक और इसका मेजर फीचर होता है दैट देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फर्म है जो काम कर रही है, ठीक है, या जो प्रोडक्शन कर रही है, और जो सप्लाई और डिमांड और प्राइसेस को जो है एडजस्ट कर रही है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे पेटेंट और कॉपीराइट का जो है वो कॉज है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेटेंट और कॉपीराइट होता है। कोई भी मोनोपोली है, ठीक है, उसमें जो भी एसेंशियल रॉ मटेरियल्स होगी या टेक्नोलॉजी होगी, उसके ऊपर एक पेटेंट या कॉपीराइट होगा दैट ओनली फर्म का, ठीक है, जो एक फर्म है उसी का ही पेटेंट होगा या उसी का ही कॉपीराइट होगा। कोई और उस फर्म को चला नहीं सकता, या कोई और कॉम्पिटिटर भी आके उस फर्म के गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं के पास ही गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं को ही पेटेंट या कॉपीराइट का ऑर्डर मिला होता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर चीज़ की, दैट इज़ द मोनोपोली कंडीशंस। तो यहाँ पे जो मोनोपोली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे दो मेजर कंडीशंस होती हैं।
सबसे पहले अगर हम देखें तो मेजर कंडीशन कौन सी है, सबसे पहले है कि हमारा MC इज इक्वल टू MR। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये बिल्कुल सेम कंडीशंस है जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ी थी। दूसरी चीज़ है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो कट करनी चाहिए। ये हम कंडीशंस कैसे फुलफिल करते हैं ये हम अपने ग्राफ्स में पढ़ेंगे, जब हम अपने डायग्राम्स या जब हम अपने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, वहां पे हम ये कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये MC जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो कट कर रही है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो होती है। इसका मेन रीज़न यही होता है क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो जीरो रहेगी। अब अगर मोनोपोली को फर्दर हम एक्सप्लेन करें इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पे दो मेजर चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम सेम होता है जितने हमारे यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉस होता है, ये सेम होता है मोनोपोली में भी। तो सेम वहाँ पे भी 3 केसेस आते हैं, यहाँ पे भी सेम 3 केसेस आते हैं, पर एक डिफरेंस इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो लॉन्ग रन है उसमें हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। तो लॉन्ग रन में जो है हम जैसे परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे थे, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। रीज़न इसका ये है कि क्योंकि सप्लाई और डिमांड किसके ऊपर, सप्लाई बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली द फर्म विच इज़ प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। तो उसका लॉन्ग रन में ही और शी कैन ऑल्सो एक्सटेंड द सप्लाई ऑल्सो। तो इसमें वहाँ पे क्या, क्योंकि वो सोल ओनर है उस चीज़ की, तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ को और ज़्यादा सप्लाई कर देंगे। तो किसी भी इंसान को अगर कोई चीज़ खरीदनी है, किसी भी कंज्यूमर को खरीदनी है, क्योंकि वहाँ से ही मिल सकती है, तो वो वहाँ से ही वो चार्ज करेंगे और वहाँ पे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो गेन कर लेते हैं। दैट इज़ द केस इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब हम इसके बारे में इसके आगे बात करें, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे हमारे 3 केसेस होते हैं, जैसे मैंने आगे भी बात करी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड मिनिमम लॉसेस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की केस में क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से बड़ा होता है। कैसे होता है वो हम समझते हैं थ्रू अ डायग्राम। सो केस 1 में अगर हम बात करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमारे एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ऊपर होता है, तो हमारा रेवेन्यूज जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, इसीलिए हम वहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। केस 2 में अगर बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कोई गेन नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। और केस 3 में मिनिमम लॉसेज में हमारी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाती है, दैट इज द केस वेयर मिनिमम लॉसेज आर अकर्ड। अब एक चीज़ हमने देखी थी कि जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारे कर्व्स AR और MR के बन रहे थे वो हॉरिजॉन्टल लाइन में बन रहे थे, ठीक है। तो हमने कैसे वो कर्व्स बनाए थे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे AR वॉज इक्वल टू MR, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। पर मोनोपोली में ऐसा नहीं है। मोनोपोली में क्या है कि हमारे जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के जो कर्व्स हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हैं, बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की, सबसे पहले इनके कर्व्स कैसे बनते हैं, हमने AR और MR के जो है वो कर्व्स बनाए, ठीक है। उसके बाद हमने AC जो है वो U शेप में बनता है और जो MC है वो इन्वर्टेड J शेप में बनता है, ठीक है। तो AC की जो मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, वहां पे जो है वो MC कट करता है। तो सबसे पहले MC MR को कट कर रहा है, देन AC को कट कर रहा है, और जहां पे MC MR को कट कर रहा है वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये हमने कंडीशन में पढ़ा था, तो ये सेम कंडीशन वहां पे आ गई। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि MC जो है वो MR को फ्रॉम बिलो कट करता है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। अब अगर बात करें तो जहां से E पॉइंट है, ठीक है, E पॉइंट से बिल्कुल सीधा हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम AC को टच कर रहे हैं, फिर AR को टच कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे ज्यादा है। एवरेज रेवेन्यू हमारा AM शो कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू हमारा AM है, ठीक है। और हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो BM है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो AM है दैट इज बिगर देन BM,
BM से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अटेन करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड केस है उसमें क्या होता है कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जहाँ पे हमने बात करी कि रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट के इक्वल होगा। तो एक साइड जो है हमने रेवेन्यू और कॉस्ट की कॉस्ट ले लिया, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ली है। और यहाँ पे अगर हम देखें OM आउटपुट है, उस पे अगर हम देखते हैं तो सेम कंडीशन हमने दोनों फुलफिल करनी है कि MR जो है वो MC के इक्वल है। तो ये कैसे होगा, हम MR से जो है वो एक MC कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे। MC कर्व हमने ड्रॉ करा और जो AC के मिनिमम पॉइंट है वहां पे जो है MC कट करेगा, AC के मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और जहां पे MR और MC इक्वल है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है E पॉइंट, ठीक है, जहां पे AC और जहां पे MC और MR इक्वल है वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। वहां से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहां पे AC और AR जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे हमारा जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ज्यादा गेन हो रहा है, ना यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, ना यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है यहाँ पे गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो AM जो है वो AR और AC के इक्वल है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो AM है, ठीक है, वो एवरेज रेवेन्यू भी सेम आ रहा है और एवरेज कॉस्ट भी सेम आ रहा है। अब केस 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से। तो मिनिमम लॉसेस यहाँ पे क्या होता है कि फर्म जो है वो सेम यहाँ पे जो है AC का जो AC कर्व है यहाँ पे AR से ऊपर बनता है, ठीक है। और जहां पे AR कट कर रहा है वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला भी मतलब हम कर्व बनाते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आपको ये कर्व बनाना है कि नहीं बनाना, पर यहाँ पे जहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कट कर रहा है, फर्म जो है सिर्फ उतना ही जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अगर वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करती है आउटपुट तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो OM आउटपुट पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, MR जो है MC के इक्वल हो रहा है, जहां पे MR MC के इक्वल हो रहा है उस पॉइंट को हम E से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। MR MC इक्वल हो रहे हैं और MC जो है वो MR को मिनिमम पॉइंट पे जो फ्रॉम बिलो कट कर रहा है। AC के मिनिमम पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि MC ने कट करा है। जब यहाँ पे कट करा है तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम पॉइंट का लेवल था, इससे अगर हम बिल्कुल ऊपर जाएं, यहाँ से बिल्कुल अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा AR को टच कर रहा है, जहाँ पे AR को टच कर रहा है ये हमारा AM, जो AR है दैट इज द AM है वो एवरेज रेवेन्यू है, और जो हमारा NM है दैट इज एवरेज कॉस्ट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है। अगर हमारा AM से ज़्यादा जो है कॉस्ट लग रही है तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, लॉसेस जो है वो इनकर होने शुरू हो जाएंगे फर्म को। तो दैट इज़ द केस ऑफ मिनिमम लॉस। तो हमने तीनों कॉसेस जो केसेस हैं वो अपने पढ़ लिए हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के, ठीक है। अब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मोनोपोली के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही जो है वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे कुछ मेजर 3 कंडीशंस है जिसमें हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तीसरी मेजर कंडीशन है कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है जिसको हम प्राइस भी बोलते हैं वो ज्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से। तो दिस इज द मेजर कंडीशन जो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज रेवेन्यू जो है हमेशा एवरेज कॉस्ट से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन के बारे में बात करी, ये सेम कंडीशन है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से हमेशा प्राइस जो है वो ज्यादा रहेगा। अब इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे एक्स एक्सिस है जहां पे हम आउटपुट ले रहे हैं और ये वाई एक्सिस है जहां पे हम रेवेन्यू और कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब
आगे बात करें तो यहाँ पे ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का कॉस्ट कर्व है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप में और हमारी यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 2 पॉइंट्स देखो, जहां पे हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। यहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। यहां पे और जहां पे ये एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो रहा है, यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे ये एवरेज कॉस्ट कर्व से टच कर रहा है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट ले लेते हैं बी। फिर उसके बाद ये एवरेज रेवेन्यू के साथ कर्व के साथ टच कर रहा है, इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो रहा है हमारे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। तो जब हमारा रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट से, तो ऑब्वियसली जो है हमारे यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए। ये हमने आगे भी कंडीशन पढ़ी है कि सेम केस पढ़ा है। यहाँ पे अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं, OM इज आउटपुट। OM आउटपुट पे हमारे एवरेज रेवेन्यू क्या है, AM है, और हमारा एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ रही है BM, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ऊपर है और हमारा ये ABCD जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है हम अटेन कर रहे हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सो इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर देता है फर्म। तो सप्लाई इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली बात है डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। रीजन बीइंग कि अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसी फर्म से जो है वो चीज़ खरीदेंगे। अगर हमारे पास कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर रेलवेज जो हैं, अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके प्राइसेस इंक्रीज कर देती है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कोई भी हमारे पास प्राइवेट फर्म या कुछ भी ऐसी फर्म जो है हमारे पास नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें रेलवे से ट्रेवल करना है तो हमें वो कॉस्ट जो है वो बेयर करनी ही पड़ेगी। तो कंज्यूमर को वो जो है वो पैसे लगाने ही पड़ेंगे। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, अगर हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर फर्म जो है वो सप्लाई अपनी इंक्रीज कर देती है तो वो जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इनकर करती है। तो दैट वाज द केस इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। और अगर हम देखें तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो ज़्यादा फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में देखो कि हमारे जो मार्जिनल कॉस्ट के कर्व से दे वर मोर स्टीपर, पर यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इट इज मोर फ्लैटर, ठीक है। सो दैट वाज द केस अंडर द मोनोपोली, जिसमें हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सभी चीज़ों के बारे में बात करी है। अगली क्लास में जो है हम इसको फर्दर जो है आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली के साथ कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिग्री ऑफ इसके मोनोपोली पावर, जिसमें हम फर्स्ट पावर ऑफ डिग्री करते हैं, सेकंड डिग्री करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम इनके फॉर्मूलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट जैसे लर्नर्स का फॉर्मूला हो गया, बेन्स का फॉर्मूला हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।